Welcome back to the next video of economics class 12, वीडियो नंबर 11, चैप्टर नंबर 3। तो इस वीडियो में हमने चैप्टर में पहले से पढ़ा कि एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स के फीचर्स क्या हैं और क्या उसकी प्रॉब्लम्स है। फिर हमने पॉलिसीज पढ़ी, तो पॉलिसी में भी आपने देखा 3 रिफॉर्म्स आपने पढ़े, ठीक है। अब हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, तो ग्रीन का मतलब है यहाँ क्रॉप से है और रेवोल्यूशन मतलब ऐसे स्पर्ट से, ऐसे उछाल से है, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से यहाँ हमारा मतलब है कि जो क्रॉप्स में एक प्रोडक्शन में जो तेजी आई उसी को हम यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन कह रहे हैं, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को अगर हम कहें कि उसके अचीवमेंट्स क्या है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन 1967 से 68 के दौरान बहुत तेजी से एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में इसको फैलाया गया और इसकी वजह से काफी कंट्री में ग्रोथ आई, ठीक है, प्रोडक्शन के एरिया में। तो फेज 1 एक्चुअली 25% का ग्रोथ आया, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, तो लिखा हुआ नहीं, 25% का ग्रोथ आया था प्रोडक्शन में केवल 10 साल के अंदर, ठीक है। तो इसको हम 2 फेज में डिवाइड करते हैं। पहले फेज में उतनी सक्सेस नहीं मिली, पहला फेज आपका मिड 60s से मिड 70s तक चला, इसमें केवल व्हीट और राइस में ग्रोथ हुआ और ग्रोथ से तमिलनाडु, आंध्र और पंजाब में था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फेज 2 की, तो फेज 2 में मिड 70s से मिड 80s तक चला, लेकिन इस टाइम वाइड स्प्रेड ग्रोथ था। वाइड स्प्रेड ग्रोथ का मतलब कि इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में भी ग्रोथ इसको देखने को मिला, ये नहीं कि सिर्फ तमिलनाडु पंजाब तक सीमित रह गया, ठीक है। ये फेज 2 था। अब फेज 2 में हम देखते हैं कि क्या वास्तव में कितना हमें बेनिफिट मिला। तो पहले नंबर पे हम स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी फिर से आपको बता दूं, प्रोडक्टिविटी का मतलब कि पर हेक्टेयर प्रोडक्शन। तो 1951 के टाइम हम लगभग 660 किलोग्राम व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे थे पर हेक्टेयर, जो कि अब बढ़कर हो चुका है 3216 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ऐसे ही राइस में और ऐसे ही अन्य क्रॉप्स में भी हमने ग्रोथ किया है प्रोडक्टिविटी के मामले में। नेक्स्ट हम समझते हैं सबस्टेंशियल राइज इन एक्रेज। अच्छा, आप ये सोचिए एक्रेज का मतलब है फार्मिंग एरिया। अब ये कैसे बढ़ गया? पहले हम 13 करोड़ हेक्टेयर पे काम करते थे, अब 19 करोड़ हेक्टेयर पे काम करते हैं। देखिए, इसका बढ़ने का 2 रीजन है। एक तो हम धीरे धीरे जंगलों को काट के भी अपना एक्रेज एरिया बढ़ाए हैं। दूसरा, एक्रेज एरिया का क्या मतलब है? मान लीजिए आपके पास एक लैंड है 1 हेक्टेयर की और आप साल में 2 बार उस पर खेती कर रहे थे, तो आप एक्चुअली साल में कितना हेक्टेयर यूज कर ले रहे थे? 6 मंथ का 2 बार अगर आपने यूज किया तो आप 2 हेक्टेयर यूज कर लिए, 6 महीने पहले और 6 महीने बाद में। लेकिन अगर मान लीजिए कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़कर 3 महीने की होगी, कि 4 महीने में आपका क्रॉप ग्रो कर जा रहा है, तो आप साल में 3 बार आप यूज कर पाएंगे, तो वही 1 हेक्टेयर आपका 3 बार यूज होगा, तो इसका एक्रेज एरिया बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वही चीज है कि 13 करोड़ हेक्टेयर जो लैंड था भारत में एक्रेज में आता है, मतलब फार्मिंग में आता है, वो बढ़कर 19 करोड़ हेक्टेयर हो चुका है। सिर्फ फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कॉमर्शियल फार्मिंग। पहले हमारे फार्मर कैसे थे? सबसिस्टेंस आउटलुक था, अब आज के फार्मर्स कैसे हैं? कॉमर्शियल आउटलुक है। यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का एक फायदा ये हुआ कि हमारे फार्मर्स का कहीं न कहीं लाइफ स्टाइल में चेंजेस आया है, ठीक है। सेम चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, सेम वही बात। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, इंडिया बिकम अ सेल्फ सफिशिएंट कंट्री इन मैटर ऑफ फूड, ठीक है। तो भारत एक ऐसा देश बन चुका है जहां पर भारत को किसी भी तरह के फूड ग्रेन्स की इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ती है। इवन इंडिया एक्सपोर्ट करता है फूड ग्रेन्स का। सो दीज ऑल थैंक्स टू द ग्रीन रेवोल्यूशन कि उसने ये फेज हमें लाकर दिया, ठीक है। तो क्या ग्रीन रेवोल्यूशन सफिशिएंट है? जी नहीं। सिग्निफिकेंट तो है, इंपॉर्टेंट तो है हमारे लिए, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट इस मात्र नहीं है कि प्रोडक्टिविटी की बात करो तो व्हीट का प्रोडक्शन अगर हम कहें पर हेक्टेयर हम 3.1 टन पर हेक्टेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन यूके 9 टन पर हेक्टेयर प्रोड्यूस कर रहा है, तो यानी कि हम बहुत नीचे हैं यूके की तुलना में। तो यानी कि सफिशिएंट तो है, ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में जो आया वो सफिशिएंट नहीं, सिग्निफिकेंट तो है, इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन सफिशिएंट नहीं। सफिशिएंट तब होगा जब हम वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन के बराबर पहुंचेंगे, प्रोडक्टिविटी के बराबर पहुंचेंगे, ठीक है। लिमिटेड, अच्छा देखो इसका और भी हमारे पास रीजन है, लिमिटेड क्रॉप्स, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स पे काम कर रहा था, यानी कि व्हीट, राइस, मेज, इन्हीं सब क्रॉप्स पे काम कर रहा था और इनका जो भी ग्रोथ था, ठीक है, वो अनइवन स्प्रेड है। अनइवन स्प्रेड का मतलब ये है कि देखो भैया, पूरे इंडिया में इसका ग्रोथ देखने को नहीं मिला। पंजाब, ठीक है, तमिलनाडु, हरियाणा, इन सब जगहों पर, आंध्रा, इन सब जगहों पर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का एक अच्छा इम्पैक्ट देखा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर बात करो यूपी ईस्ट,
बिहार और उड़ीसा, इन जगहों पर इसका असर बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिला। तो अनइवन स्प्रेड था, यानी कि पूरे देश में बराबर से नहीं फैला था इसका, ये पूरा जो इसका लाभ है पूरे इंडिया को नहीं मिल रहा था, कुछ स्टेट्स को मिल रहा था। नेक्स्ट है लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। नो डाउट भाई HYP सीड्स महंगे आते हैं, HYP सीड्स को इरिगेशन ज्यादा चाहिए, उसको फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स चाहिए, ठीक है, मशीनें चाहिए, तो ये कौन कर पाएगा? ये सिर्फ रिच फार्मर्स कर पाएंगे। तो ये क्या था, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा, बहुत बड़े फार्मिंग पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर रहा था ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है। अब देखो इकोनॉमिक डिवाइड, इकोनॉमिक डिवाइड का क्या मतलब है कि देखो जब भाई सारा बेनिफिट किसको मिल रहा है? रिच फार्मर्स को। रिच फार्मर्स ऑलरेडी रिच हैं, बेनिफिट्स भी इन्हीं को मिल रहा है, यानी कि प्रोडक्टिविटी किसकी बढ़ी? जो पहले से रिच है, यानी कि अब अमीर और कमाएगा और गरीब किसान तो जो कमा भी रहा वो उतने पे रह गया, यानी कि जो गल्फ है अमीर और गरीब का वो बढ़ता चला जाएगा, इसी को कहते हैं इकोनॉमिक डिवाइड, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन के लिमिटेशंस, या आप कह सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंट तो है बट सफिशिएंट नहीं है। तो क्या इंडिया को एक और ग्रीन रिवोल्यूशन चाहिए? तो माय आंसर इज यस, हाँ इंडिया को ग्रीन रिवोल्यूशन और चाहिए। क्यों चाहिए? एक तो पहला रीजन हम आपको दे रहे हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड वाइड कम है, हम एवरेज से भी बिलो प्रोडक्शन कर रहे हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि इंडिया की प्रोडक्टिविटी एवरेज से भी कम है, तो नो डाउट कि इंडिया को एक और ग्रीन रिवोल्यूशन की जरूरत है। लिमिटेड क्रॉप्स पे अप्लाई कर रहा है, तो इसलिए भी हमें चाहिए कि हमारे सारे क्रॉप्स पे अप्लाई हो सके। लिमिटेड एरिया में अप्लाई हो रहा है तो पूरे एंटायर इंडिया में अप्लाई हो, तो इस नाते हम कह सकते हैं कि हाँ इंडिया को एक और ग्रीन रिवोल्यूशन की जरूरत है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर में हमने फिर से बताया कि हमने इसके इम्पोर्टेंस पढ़े, फिर फीचर्स पढ़े एग्रीकल्चर्स के, फिर प्रॉब्लम्स पढ़ी, फिर रिफॉर्म्स पढ़े, रिफॉर्म्स के बाद फिर हम ग्रीन रिवोल्यूशन के अचीवमेंट्स पढ़े, फिर ग्रीन रिवोल्यूशन के लिमिटेशंस पढ़े, या हम कह सकते हैं कि वो सफिशिएंट नहीं उसके कारण पढ़े, और फिर हमने डिस्कस किया कि क्या इंडिया को एक और ग्रीन रिवोल्यूशन की जरूरत है। तो इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक है वो यही सब थे, मैंने उनको खत्म कर दिया है। इस चैप्टर को रिवाइज करिए, तैयार करिए, ठीक है, और यहीं पर मैं इस वीडियो को बाइंड अप कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 4 के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ ये जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैं एक MCQ का एक टेस्ट कराऊंगा, उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप लोग उस लिंक पे जाकर टेस्ट जरूर दीजिए। और यही तो वीडियो को बाइंड अप करने के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।